नमस्कार। वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। अपनी कई विशेषताओं के कारण इस नए भवन की जितनी चर्चा हुई और जितनी चर्चा विपक्ष के बायकॉट के कारण हुई, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इन दिनों सेंगोल और चोल साम्राज्य की हो रही है। सेंगोल के बारे में तो फिर भी बहुत सी जानकारी सामने आ चुकी है, लेकिन जिस चोल साम्राज्य के दौरान इस सेंगोल का उपयोग होता था उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। खास तौर पर उत्तर भारत के लोग तो उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। मित्रों, मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि चोल साम्राज्य लगभग 2500 साल पहले था और उसे हिंदू साम्राज्य भी कहा जाता है। 2500 साल पहले का मतलब है कि वो काल अंग्रेजों और मुगलों दोनों के शासनकाल से भी बहुत पहले का था। हिंदू साम्राज्य या चोल वंश के लगभग 20 राजाओं का इतिहास उपलब्ध है जिन्होंने 400 साल से भी अधिक शासन किया। क्योंकि वो हिंदू साम्राज्य था, इस बात पर आप गौर करें तो आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों भाजपा सरकार सेंगोल को इतना महत्व दे रही है और क्यों कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सेंगोल का भी विरोध कर रहे हैं। इस बात के साक्ष्य और चित्र उपलब्ध है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल भेंट किया था, लेकिन कांग्रेस इससे भी इनकार कर रही है। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, इसे समझने से पहले आइए हम देखते हैं कि नई संसद के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेंगोल के बारे में क्या कहा। जब आजादी का समय आया तब सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को लेकर प्रश्न उठा था। इसके लिए हमारे देश में अलग अलग परंपराएं रही हैं, अलग अलग रीति रिवाज भी रहे हैं, लेकिन उस समय राजा जी और आदीनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर तब 1947 में 1947 में पवित्र तिरुवावड़ुतुरई आदीनम द्वारा एक विशेष सेंगोल तैयार किया गया था। आज उस दौर की तस्वीरें हमें याद दिला रही हैं कि तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच कितना भावुक और आत्मीय संबंध रहा है। आज उन गहरे संबंधों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बाहर निकलकर एक बार फिर जीवंत हो उठी है। इससे उस समय की घटनाओं को समझने का सही दृष्टिकोण भी मिलता है और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सत्ता के हस्तांतरण के इस सबसे बड़े प्रतीक के साथ क्या किया गया। दोस्तों, कांग्रेस जो सेंगोल का विरोध कर रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही समझ में आता है कि सेंगोल सनातनी संस्कृति का प्रतीक है। उसमें सबसे ऊपर नंदी बने हुए हैं जो भगवान शिव की सवारी कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस चोल वंश में सेंगोल का उपयोग सत्ता हस्तांतरण के तौर पर किया जाता था, उस चोल वंश के राष्ट्रीय ध्वज पर सिंह यानी शेर बना होता था, जो कि मां दुर्गा की सवारी कहा जाता है। कांग्रेस इस बात को सहन नहीं कर पा रही कि सनातनी संस्कृति के प्रतीक सेंगोल को नेहरू ने स्वीकार कर लिया था। शायद यही कारण है कि सेंगोल को महत्व देना तो दूर बल्कि महत्वहीन करके सिर्फ नेहरू जी की घूमने वाली छड़ी बताते हुए प्रयागराज के आनंद भवन स्थित म्यूजियम में उसे रख दिया गया।
कांग्रेस ये नहीं बता पा रही कि आजादी के समय माउंटबेटन ने नेहरू जी को घूमने वाली छड़ी आखिर क्यों दी। क्या उस समय नेहरू जी के पांव में, घुटनों में इतना दर्द रहा करता था कि उनको चलने के लिए किसी छड़ी के सहारे की जरूरत थी? ऐसा तो कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलता। सेंगोल से दूरी बनाने का एकमात्र कारण यही समझ में आता है कि यह सनातनी संस्कृति का प्रतीक है और कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण यह संदेश नहीं देना चाहती कि भगवान शिव की सवारी वाले और हिंदू साम्राज्य चोल वंश में चलने वाले सेंगोल को नेहरू जी ने स्वीकार किया था। मित्रों, जिस कारण से कांग्रेस सेंगोल से दूरी बना रही है, उसी कारण से भाजपा इसको बहुत ज्यादा महत्व दे रही है। भाजपा जानती है कि शिव की सवारी नंदी का हिंदू या सनातन संस्कृति में क्या स्थान है। सबसे बड़ी बात, भले ही उत्तर भारत के लोग सेंगोल के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन दक्षिण भारत और खास तौर पर तमिलनाडु में इसके बारे में वहां के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए भी कहा जा रहा है कि भाजपा चोल वंश के सेंगोल को सम्मान देकर तमिलनाडु में राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहती है। सेंगोल के माध्यम से भाजपा तमिलनाडु के मर्म को छूने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अगर ऐसा मान भी ले जाए तो भी इसमें कोई बुराई कम से कम मुझे नजर नहीं आती कि भाजपा अपने देश की संस्कृति और आध्यात्मिक आधार पर अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो पाकिस्तान और चीन जैसे शत्रु राष्ट्रों की प्रशंसा करने के कार्य में तो कम से कम नहीं लगी हुई। नए संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड स्थापित किया जाएगा, यह जानकारी सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने देश को दी थी। उन्होंने बताया था कि आजादी के प्रतीक के तौर पर 1947 में जवाहरलाल नेहरू को सौंपे गए सेंगोल को नई संसद में रखा जाएगा, स्थापित किया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने सेंगोल को लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि सेंगोल को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। जयराम नरेश को खुद अमित शाह ने ट्वीट कर जवाब दिया कि कांग्रेस इतिहास को झूठा बता रही है। अमित शाह ने लिखा, अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुराई अधिनियम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेंगोल के महत्व के बारे में बताया था। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, अमित शाह ने दूसरे ट्वीट में लिखा, कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है? भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ ने पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी बताकर संग्रहालय में भेज दिया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। आपने अंग्रेजों और मुगलों के राज के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा है कि उन्होंने सैकड़ों साल हम पर राज किया, उसके बारे में जाना है, लेकिन शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य चोल वंश के बारे में जो हमें जानना चाहिए था, वो हमें विस्तार से कभी पढ़ाया ही नहीं गया। आइए देखते हैं चोल वंश पर एक विशेष रिपोर्ट। भारत में सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक चोल राजवंश के साथ सेंगोल का इतिहास जुड़ा है। चोल साम्राज्य का पहला जिक्र 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के पुरालेखों में मिलता है। उस समय के चोल राजवंश को प्रारंभिक चोल के तौर पर जाना जाता है। चोल वंश का संस्थापक राजा विजयालय को माना जाता है, जिन्होंने 850 ईसा पूर्व में पहले शासन की स्थापना की थी। इनके बाद विजयालय चोल के बेटे आदित्य प्रथम ने 870 ईसा पूर्व सत्ता संभाली और साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजेंद्र तृतीय जैसे चोल राजवंश के राजाओं के नाम आते हैं। परांतक प्रथम ने पांड्यों की राजधानी मदुरई पर जीत हासिल की थी। इस राजवंश में 985 ईसा पूर्व सत्ता हासिल करने वाले राजा प्रथम के कार्यकाल में चोल राजवंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। राजा प्रथम के बेटे राजेंद्र चोल ने 1025 ईसा पूर्व में बंगाल में पाल वंश के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम नामक शहर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में तिरुचिरापल्ली कहा जाता है। राजेंद्र चोल ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। 36 लाख वर्ग किलोमीटर में चोल साम्राज्य का शासन था।
मैदानी इलाकों के अलावा इस वंश के राजाओं ने समुद्री मार्ग को भी जीता था। चोल राजवंश की सैन्य क्षमता करीब 1.5 लाख तक की आंकी जाती है। नौसेना के दम पर चोल राजवंश ने कोरोमंडल और मालाबार तटों पर चढ़ाई कर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। इसी की शक्ति के आधार पर चोल राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर मलक्का जलडमरू मध्य तक समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कर लिया था। बर्मा और सुमात्रा में तमिल में शिलालेख मिले हैं। इनसे भी चोल राजवंश की नौसैनिक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में भी चोल राजवंश के राज के प्रमाण मिलते हैं। चोल राजाओं का साम्राज्य दक्षिण भारत में आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कई क्षेत्रों तक फैला था। इसके अलावा जो देश आज श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया और वियतनाम के रूप में जाने जाते हैं, वहां भी चोल साम्राज्य था। चोल वास्तुकला को द्रविड़ शैली का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में इस वास्तुकला और द्रविड़ शैली को देखा जा सकता है। तांडव नृत्य मुद्रा में अक्सर देखी जाने वाली नटराज मूर्ति चोल मूर्ति कला का एक उदाहरण है। चोल साम्राज्य राजवंश प्रणाली पर आधारित था। अपने जीवन काल के दौरान ही राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देता था और जब सत्ता हस्तांतरित की जाती थी तो निवर्तमान राजा उसे सेंगोल सौंपता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि चोल वंश का हिंदू साम्राज्य किस कदर फैला हुआ था कि आज के कई देश उसकी सीमा में थे। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चोल वंश का साम्राज्य फैला हुआ था। कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों को छूकर भाजपा एक नया प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। दक्षिण को साधने की कोशिश भाजपा मित्रों पहले भी करती रही है, ये कोई नई बात नहीं है और भाजपा के लिए इसमें छुपाने जैसी बात भी कभी कुछ नहीं रही। तमिलनाडु में बीजेपी ने पिछले 2 साल में मदुरै और धर्मपुरम में अधिनम की मांगों का समर्थन किया है। अधिनम यानी तमिल संत। अधिनम ने डीएमके सरकार पर उनके पारंपरिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने और बाधा पैदा करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा केंद्र की बीजेपी सरकार ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को स्थापित करने के लिए काशी तमिल संगम जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र काशी में हुआ था। वहीं आरएसएस भी तमिल संत और आध्यात्मवाद के आसपास केंद्रित राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता पर जोर देता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर अपने भाषणों में तमिल का जिक्र किया है। तमिलनाडु की पारंपरिक धोती वेष्टी पहनकर उन्होंने तमिल क्लासिक तिरुकरुल के लिए सम्मान व्यक्त किया। तमिल कवि सुब्रम भारती के एकजुट और मजबूत भारत के सपने को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा भी मोदी ने बताया। यहां तक कि 3000 साल पुराने तमिल उद्धरण को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में अपने संबोधन का अहम हिस्सा भी प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया। दोस्तों, कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी ने दक्षिण के तमिलनाडु और तेलंगाना पर फोकस बढ़ा दिया है। बीजेपी को 2024 के चुनाव में तमिलनाडु में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके के पक्ष में भारी मतदान हुआ था। ऐसे में अब बीजेपी यहां कई मोर्चों पर काम कर रही है। खासकर वो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए डीएमके सरकार के विरोध का आक्रामक तरीका अपनाए हुए है। 2019 में तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई थी। हालांकि 5 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर जरूर रही थी, जिसमें कोयंबटूर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी और थुटिकुड्डी सीट शामिल हैं। वहीं 2014 में बीजेपी ने सिर्फ एक सीट कन्याकुमारी पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, तमिलनाडु में पिछले 55 साल से द्रविड़ राजनीति का दबदबा रहा है। द्रविड़ पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके की ही वहां सरकार बनती रही हैं। ये दल केंद्र की सत्ता में भी दखल रखते हैं, फिर वो चाहे 1998 में जयललिता का अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेना हो या फिर 2004 से 2009 में करुणानिधि का कांग्रेस को समर्थन देकर सबको चौंकाना रहा हो। द्रविड़ राजनीति के चलते ही तमिलनाडु में अब तक बीजेपी अपनी जड़ें नहीं जमा पाई है, तो वहीं कांग्रेस का हाल भी बुरा रहा है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सेंगोल को तमिलनाडु की पहचान से जोड़कर बीजेपी इस राज्य में अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है।
नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर भी तमिलनाडु के बहुत से संतों को बुलाया गया था। उद्घाटन से एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री निवास पर जब साधु संतों ने यह सेंगोल प्रधानमंत्री को भेंट की तो देखिए उसके महत्व के बारे में क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। मित्रों, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार संसद में गए थे तो वो चित्र आपको जरूर याद होगा कि किस तरह उन्होंने संसद के द्वार पर लेटकर बिल्कुल दंडवत होकर प्रणाम किया था। ठीक उसी तरह नई संसद में उन्होंने सेंगोल के सामने दंडवत लेटकर प्रणाम किया। सभी साधु संत भी वहां बराबर में खड़े हुए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से इस राजदंड को, सेंगोल को लोकसभा में तमिल मठों के धर्माचार्यों का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है, उसका तमिलनाडु में बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब वो प्रभाव कितना होगा, देखो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि चोल वंश और सेंगोल के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस के अंदर एक अजीब सी बेचैनी को पैदा कर दिया है और कांग्रेस नेताओं के बयानों से वो बेचैनी साफ साफ दिखाई भी दे रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर लिखिए और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। VVIP न्यूज। नमस्कार।